हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। प्रीलिम्स के 2022 के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने का एक जो जर्नी शुरू किया है, उस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए ऑलमोस्ट 2011-2010 तक हमारी जर्नी चलेगी। इस सीरीज में आपको राउंड एंड राउंड अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिसमें आपको समझ आएगा कि ज्योग्राफी के किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपको पूरा समझ में आएगा कि क्यों क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होती चली जाती हैं इस यूपीएससी के प्रीलिम्स के, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के बारे में। तो आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 प्रीलिम्स पेपर एंड इट इज अबाउट जेट स्ट्रीम, राइट? जेट स्ट्रीम। तो अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर्स ओनली। ये बोल रहा है कि ये जो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। ये बोल रहा है कि कुछ साइक्लोन्स होती हैं, केवल वही आई डेवलप करती हैं। और थर्ड की बात करें, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन is nearly 10 degree lesser than that of the surroundings. means चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आप अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जेट स्ट्रीम की बात करो, जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, तो आपके दिमाग में पहली बार आना चाहिए व्हाट इज जेट स्ट्रीम, राइट? और कहां पाई जाती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जेट स्ट्रीम का। तो अगर मैं आपको जेट स्ट्रीम दिखाऊं तो दिस इज आवर अर्थ, राइट? एंड दिस इज अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। आई मीन अर्थ जो है, ये आपकी जो अर्थ है, इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो सेवरल लेयर्स में डिवाइड है। जैसे ये वाली लेयर जो है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ये एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये जो आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का एरिया है, 90% से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट इसी एटमॉस्फेयर इसी एरिया में आ जाता है, राइट? तो इसी एरिया में वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट की तरफ एक वेवी विंड बहती है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, ये है आपकी जेट स्ट्रीम। ये मिएंडरिंग कर रही है, ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे ऐसे, इसको मिएंडरिंग बोलते हैं, राइट? इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। मैं बताता हूं आपकी कैरेक्टरिस्टिक, वेरी हाई स्पीड, ओके। वेवी मोशन, जिसको आप मिएंडरिंग भी बोलते हैं, ओके। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं जनरली इनको। ये वेस्ट से आती हैं, ईस्ट की तरफ जाती हैं, और इनके ओरिजिन में अर्थ के रोटेशन का एक बड़ा खास योगदान है, राइट? तो ये क्या आप देख रहे हो कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है आपका, नदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर क्या करता है कि अर्थ को दो पार्ट में काटता है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब ये क्या है, आपने ये देखा कि एक जेट स्ट्रीम है और ये दोनों हेमिस्फीयर्स में है, राइट? तो अगर कोई आपसे बोले ये पोलर जेट स्ट्रीम है और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, राइट? यहां पे कहीं आपका पोलर वोर्टेक्स होगा, राइट? तो वो एक और दूसरा तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है कि अर्थ के वो अपर ट्रोपोस्फेयर में, कहां पे, अपर ट्रोपोस्फेयर में वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली, मिएंडरिंग करते हुए चलने वाली बहुत तेज स्पीड की विंड है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं, राइट? इतना समझ में आ गया। और ये समझ में आ गया कि ये दोनों हेमिस्फीयर्स में पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पे वापस आओ। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ो, जेट स्ट्रीम अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर्स ओनली। देखो आपने क्या करा कि आपने जस्ट जेट स्ट्रीम की बहुत बेसिक नॉलेज ली और वहां से आपका क्लियर हो गया कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, तो ये ओनली नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। आपने जेट स्ट्रीम की बहुत बेसिक नॉलेज ली। अगर मैं आपको बता दूं कि जेट स्ट्रीम क्या है और कहां पाई जाती है, तो बस
ये वाला स्टेटमेंट हो गया। आपने अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर लिया, रॉन्ग कर लिया, तो ये चला गया, ये चला गया। नाउ सेकंड इज इन बोथ स्टेटमेंट। वाइल अगर आप सेकंड को रीड भी करते हो, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, कुछ साइक्लोन होते हैं जिनमें आई बनती है। दिस इज ट्रू एंड दिस इज वेरी ट्रू। नाउ साइक्लोन्स क्या होते हैं कि साइक्लोन्स एक लो प्रेशर एरिया बीच में बनाते हैं जिसके अराउंड एयर क्या होती है, बड़ी तेजी से स्वर्ल करती है, राइट, उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। तो वो जो बीच का लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एरिया होता है, ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एरिया को हम लोग साइक्लोन की आई बोलते हैं। अगर ये कोई लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एरिया हो और इसके राउंड एंड राउंड एयर क्या होती है, स्वर्ल करते हुए ऊपर उठे, तो इस एरिया को हम साइक्लोन की आई बोलते हैं। यहां साइक्लोन क्या लाता है अपने साथ, रेनफॉल लाता है, थंडरस्टॉर्म लाता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है। ये जो साइक्लोन की आई होती है उसमें रेनफॉल नहीं होता है, उसमें एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया बनता है, राइट। तो कुछ साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो आई डेवलप करते हैं ना। अगर आप साइक्लोन को क्लासिफाई करो, अगर मैं बोलूं कि साइक्लोन्स को आप क्लासिफाई करो ओरिजिन के बेसिस पे, तो दो तरीके के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक टेम्परेट साइक्लोन्स। आप सबको पता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये थर्मल इंड्यूस्ड होते हैं, और ये जो टेम्परेट होते हैं ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। इंड्यूस्ड होते हैं। यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं थर्मल इंड्यूस्ड होते हैं, इनमें तो आइस जनरली बनती है, बट ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये जनरली यूरोप और मेडिटेरेनियन के अराउंड पाए जाते हैं, राइट। ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस के प्रोसेस से बनते हैं, फ्रंट्स की वजह से बनते हैं, तो यहां आई नहीं होती है। फ्रंट्स एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। व्हाट इज फ्रंट, व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस, व्हाट इज टेम्परेट साइक्लोन्स एंड हाउ दे फॉर्म, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे और पेड लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई, एब्सोल्युटली ट्रू। और आप यहां से भी कर सकते हो कि सेकंड सही है, सेकंड दोनों में सही है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। 10 डिग्री सेल्सियस इतना स्पेसिफिक नहीं, कुछ बात जम नहीं रही है, थर्ड भी चला गया। नाउ सेकंड ओनली इज राइट आंसर, सेकंड ओनली इज राइट आंसर, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। Coming to the next question, next is from 2019 prelims, and the question is why are dewdrops not formed on a cloudy night? Now what are dewdrops? शबनम या ओस की बूंदे मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदे क्यों नहीं बनती? देखो जो अर्थ की सरफेस है ना वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से गर्म होती है, राइट। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से गर्म होता है। अगर ड्यू ड्रॉप की हम कब बनते हैं उसकी कंडीशन की बात करें तो सरफेस क्या होनी चाहिए, वो कूल रहना चाहिए, राइट। अगर सरफेस बहुत कूल रहे तो इसके आसपास की जो एयर के मॉइस्चर्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कंडेंस होगी, और जब कंडेंस होगी तो ओस की बूंदे दिखाई देंगी आपको, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जब क्लाउडी नाइट्स होता है, क्लाउड्स हो गए, मान लो यहां पे क्लाउड्स हो गए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहां से जाती हैं, अर्थ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस आ जाती हैं और ये क्लाउड एब्जॉर्ब करते हैं, इनको बाहर नहीं निकलने देते, है ना। यहां का एरिया क्या होता है, गर्म होता है, तो इस चक्कर में फिर टर्बुलेंस भी बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनने देगा, क्योंकि ये वाला सरफेस जो है वो कूल नहीं हो पाएगा, ओके। नाउ अगर आप पढ़ो स्टेटमेंट 1, clouds absorb the radiation released from the earth's surface, clouds reflect back the earth's radiation, the earth's surface would have low temperature on cloudy nights, and fourth is clouds deflects the blowing wind to ground level। तुमने देखा यहाँ पे कि क्लाउड्स क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है अर्थ के रेडिएशंस को। अब ड्यू ड्रॉप्स बनने के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, क्लियर स्काई, लेस टर्बुलेंस विंड, ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप्स बनेंगे।
दे आर ड्यू ड्रॉप्स। ये कोई सरफेस है और ये इन पे ड्यू है, ओस की बूंदे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडा शुड क्रिस्टल क्लियर, राइट? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ऑन 21 जून द सन, इक्विनॉक्स का क्वेश्चन है, राइट? और ये जो है 2019 के प्रीलिम्स में पूछा है और ये क्लास 6th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लास 6th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख रहे हो यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसे लेके आ जाता है कि ज्योग्राफी में, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट, 6th से 12th तक की एनसीईआरटी बड़ी क्रूशियल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 21 जून द सन does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। अब अगर आप इक्विनॉक्स पढ़े हो, दिस इज योर अर्थ सीजन एंड हाउ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये जो सन है ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। यू नो दैट अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, और कितने डिग्री पे टिल्टेड है? तो 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है, ठीक। अगर ये अर्थ का नदन पोल है और ये इसका सदन पोल है, तो यहां पे कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहां पे कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। आप देख पा रहे हो ये अर्थ की एक्सिस हो गई, है ना। अब होता क्या है कि 21 जून को सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल फॉल कर रही है। अगर अर्थ ऐसे होती तो ये दो पार्ट में ऐसे कट जाता, इक्वेटर पे सीधे पड़ती वर्टिकल होती, लेकिन अगर अर्थ टिल्टेड है तो ये इक्वेटर क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सन के एकदम सामने पड़ जाएगा। तो क्या होगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, लेकिन ये जो पोलवर्ड इलाका है नदर्न हेमिस्फीयर का, यानी आर्टिक्स का, ये इस पे हमेशा सनलाइट पड़ी रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि 6 महीने तक यहाँ पे सूरज डूबता ही नहीं है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्टिक सर्कल। गर्मी की बात हो रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन क्या है, वर्टिकल है, और जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, तो आर्टिक सर्कल पे क्या होगा, यहां पे सन सेट नहीं होगा बिलो द हॉरिजन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is are the possible consequences of heavy sand mining in river bed? क्वेश्चन आस्किंग 2018। और ये क्वेश्चंस जो है आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो या बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। ऑप्शन इज, अगर हैवी सैंड माइनिंग का किया जाए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आपके इकोसिस्टम पे? डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ रिवर। अगर आप बहुत ज्यादा सैंड माइनिंग करो, ये हो गया मान लो रिवर बेड, और ये ऐसे रिवर बह रही है, आपने यहां से बहुत ज्यादा सैंड माइनिंग शुरू कर दी, तो क्या होगा, रिवर में क्या होगा, टर्बुलेंस होगा, बार बार आप यहां से सैंड निकालोगे, रिवर बेड क्या होगा, अपना चेंज करता रहेगा वो स्ट्रक्चर। अगर बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कर रहे हो तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है घटने की बजाय। ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ द रिवर, तो दिस इज रॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। रिवर बेड हो गया ये, यहाँ कहीं ग्राउंड वाटर है, मान लो यहाँ कहीं ग्राउंड वाटर है रिवर बेड के नीचे, बार बार सैंड माइनिंग होगी तो यहाँ पे टर्बिडिटी बढ़ेगी, तो पोल्यूशन हुआ ग्राउंड वाटर का, दिस इज ट्रू। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब ये अगर सैंड माइनिंग करोगे तो वाटर टेबल क्या देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे वाटर फिल करेगा, इसको फिल करेगा, वाटर टेबल कहां जा रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो वाटर टेबल लोअर होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सही है, इजी क्वेश्चन था 2018। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन आस्क्ड फ्रॉम 2018 प्रीलिम्स ओनली, और ये ज्योग्राफी का एक स्टैंडर्ड सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट,
द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सेकंड इज बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेटर निकोबार एंड थर्ड इज the last time the Barren Island erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Now देखो, अगर थर्ड ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन है कि लास्ट टाइम इरप्शन कब हुआ था इसका बैरन आइलैंड वोल्केनो का, तो अगर फर्स्ट और थर्ड को एक साथ क्लब करके देखो कि बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, ये बोल रहा है ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडिया की टेरिटरी में लोकेटेड है, ठीक। नाउ थर्ड पढ़ो, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड इरप्टेड वाज इन बैक 1991, ऐसा हो सकता है क्या कि, और ये साथ में बोल रहा है रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन, दोनों आपस में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लिए हुए हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ नहीं हो सकते, यानी ये ऑप्शन ये तो गलत होगा। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड एक साथ नहीं हो सकते। तुम्हें पता है कि बैरन आइलैंड वोल्केनो 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंडियन टेरिटरी में है, तो यहां से ये अगर सही है, फर्स्ट सही है, तो ये चला गया, ए ओनली इज राइट आंसर। ओके, क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ दिया, 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ब्रह्मपुत्रा की जो बेसिक ट्रिब्यूटरी हैं उनको ही नाम दिया, दिबांग, कामेंग एंड लोहित, ये तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सबको पता है। एंड यू हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कांट सॉल्व विद ट्रिक्स। आप इन क्वेश्चंस के लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, वहां पे रिवर्स पढ़नी पड़ेंगी। ओके, और अगर आप ब्रह्मपुत्रा को पढ़ते हो, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हो, यमुना रिवर सिस्टम पढ़ते हो, पेनिनसुलर में नर्मदा, गोदावरी वगैरह, कावेरी वगैरह को पढ़ते हो, तो उनमें क्लियरली उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं। एक ट्रिब्यूटरीज होती है जो राइट हैंड साइड से मिलती है, उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। फिलहाल अगर आप ये देखो तो ब्रह्मपुत्रा यहां से निकलती है, चाइना में इसको तिब्बत में यारलुंग जैंगबो बोलते हैं या सांगपो भी बोलते हैं, ये यहां पे आती है, अरुणाचल में घुसती है, और यहां पे एक नदी आके मिलती है जिसको हम दिबांग बोल रहे हैं, और यहां से कहीं से एक और स्ट्रीम आके मिलती है जिसको हम लोहित बोलते हैं, दिबांग एंड लोहित। ब्रह्मपुत्रा ऐसे आते हुए आगे जाती है जब, तो इसको धनसिरी मिलती है, धनसिरी नागालैंड में, सुबनसिरी ऊपर से आके ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को, और यहां पे कहीं पे कामेंग इसको ज्वाइन करती है, राइट। ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा यहां आती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और तीस्ता भी आके इसमें मिलती है, तो तीस्ता भी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट। यहां से गंगा इसको ज्वाइन करती है, और बाद में पद्मा बना के अब मेघना होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो आपको क्या पता चला कि सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, कामेंग, दिहांग, धनसिरी, दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ Brahmaputra. So Dibang, Kaming and Lohit, all three are tributaries of Brahmaputra. So right answer is D only. All three are tributaries of Brahmaputra. Coming to the next question. Next is from 2018 prelims. With reference to agricultural soils, consider the following statements. First is a high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Second, soil does not play any role in sulfur cycle. Third, irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural lands. मतलब मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। अगर आप एक वर्ड नोटिस करो, ड्रास्टिकली, थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को नहीं कम करता है, लेकिन ड्रास्टिकली कम नहीं करता है। फर्स्ट इज रॉन्ग। अगर फर्स्ट चला गया, ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, सीधे आप आंसर पे आ जाओगे। लेकिन आगे आपको पढ़ना है, बोल रहे सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। कैसे नहीं प्ले करेगा? बिकॉज सल्फर साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, और जब ये सेडिमेंट्री साइकिल है तो इसमें सॉइल का रोल होगा। सेकंड तो होगा, अरे सेकंड गलत हो जाएगा बिकॉज इट डज नॉट दिया हुआ है, तो अगर सेकंड चला गया तो भी यहां से सेकंड। इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अ कॉमन स्टेटमेंट होता है ऐसा, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज अगर मान लो ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, इसको आप बहुत देर तक इरिगेटेड रखते हो, इस पे पानी भरे रहते हो, तो पॉसिबल है
कि ये जो है ये लैंड है, ये क्या हो, इसका सैलिनाइजेशन हो जाए कुछ टाइम के बाद. दिस इज ट्रू. थर्ड ओनली इज राइट आंसर. And this is from 2018 prelims paper. Coming to the next question. Next is again from 2018 prelims only. Consider the following statements. First is the Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. Second is when the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. And third is when living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. Question is from NCERT class 12th biology और पेज नंबर भी बता देता हूं 127 खोलना. ठीक है. अब देखो ये बोल रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है. उत्क्रमित मतलब रिवर्स होता है. नासा की एक स्टडी बोलती है कि हाँ ऐसा होता है. अगर ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो कुछ हजार सालों के बाद ये रिवर्स हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है. थोड़ा सुनने में तुम्हें लगेगा अजीब है, बट दिस इज ट्रू. Second is when the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. ऐसा नहीं था. For your kind information, अर्थ का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं था और ऑक्सीजन 54% नहीं था. तो ये गलत. अगर आप सेकंड को गलत करोगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. फर्स्ट यहां भी है, यहां भी है. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, when living organism originated they modified the early atmosphere of the earth. ट्रू है, क्योंकि साइनोबैक्टीरियाज जो थे उन्होंने मॉडिफाई करा. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर. ओके, क्लियर है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज with reference to ocean mean temperature, which of the following statement is are correct? First is ocean mean temperature is measured up to a depth of 26 degree isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January March. And second statement बोल रहा OMT यानी ocean mean temperature collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than certain long term mean. ये क्या है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़ो कि जनवरी और मार्च के बीच में जो हम ओशन मीन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, उसका रिकॉर्ड डेली रखते हैं, एसेस करते हैं, उससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मॉनसून में कितना रेनफॉल होगा, ज्यादा होगा, कम होगा. तो यस, दिस इज ट्रू. ओशन मीन टेम्परेचर हेल्प करता है एसेसिंग में कि कितना मॉनसून में बारिश होगी और कब बारिश होगी, ये भी एसेस करता है. फर्स्ट इज OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm in which 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January and March. This is wrong. Note 129 मीटर नहीं होगा, ये अराउंड 50s में होता है. चेक कर लेना आप एक बार. और इसका आंसर इज सेकंड ओनली. तो